गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण में पहला टॉपिक भाषा से स्टार्ट करेंगे। आप सबसे फर्स्ट टॉपिक डालेंगे भाषा, हमारी भाषा। तो भाषा की परिभाषा क्या होती है बेटा? एक दूसरे तक विचारों को पहुंचाने का साधन भाषा कहलाता है। एक दूसरे तक हमारे विचारों को पहुंचाने का साधन क्या कहलाता है? भाषा। भाषा के कितने रूप होते हैं बच्चों? आपने जाना, हम विचारों का मौखिक रूप बोलकर या सुनकर से प्रकट करते हैं। हम विचारों का लिखित रूप लिखकर या पढ़कर से व्यक्त करते हैं, यानी कि प्रकट करते हैं। तो मौखिक भाषा क्या हुई हमारी? इसमें हम बोलकर या सुनकर एक दूसरे तक अपने विचार पहुंचाते हैं, तो ये हो गई हमारी मौखिक भाषा। और लिखित भाषा में इसमें हम लिखकर या पढ़कर एक दूसरे तक अपने विचारों को पहुंचाते हैं, तो ये हमारी लिखित भाषा हुई। तो देखिए यहाँ पर देश एक है, भाषा अनेक। भारत एक विशाल देश है, यहाँ अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोग आपस में कश्मीरी में बात करते हैं, तमिलनाडु के तमिल, कर्नाटक के कन्नड़ और केरल के मलयालम, असम के असमिया और पंजाब के पंजाबी, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हिंदी में बात करते हैं। इसके बाद राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के लोग भी हिंदी भाषा में ही बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हिंदी भाषा ये हटा देंगे आप। हिंदी भाषा सबसे लोकप्रिय भाषा है, हमारी मातृभाषा भी हिंदी है। तो आप इतना भाषा की परिभाषा आपने पढ़ी, उसके दो रूप देखे, ये आप अपनी फेयर कॉपी में लिखते जाइएगा बेटा। नेक्स्ट देखिए, तो हमने क्या देखा कि भाषा जो है अपने विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम भाषा कहलाती है। तो विश्व भर में 6500 प्लस, मतलब कि इससे भी कई भाषाएं बोली जाती हैं, जो कि भाषा, बोलियों और आदि भाषित भाषाओं में परिभाषित की गई हैं। फिर देखिए यहाँ पर हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। क्या है? एक वियोगात्मक भाषा है। और संस्कृत क्या है? एक संयोगात्मक भाषा है। ठीक है, अब आप ये बनाएंगे सबसे पहले भाषा, फिर वाक्य, फिर शब्द और ये वर्ण। वर्ण क्या है बेटा? वर्ण सबसे छोटी इकाई है भाषा की, यानी ध्वनि। वर्ण को हम ध्वनि भी बोलते हैं, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। ठीक है, मैंने आपको बताया था डेफिनेशन, मैंने हर चीज़ आपको समझा दी है, आज सिर्फ आप लिखेंगे। इसके बाद शब्द, फिर वाक्य। ठीक है, और वाक्य जो है वो क्या है बेटा? प्रमुख इकाई है। क्या है? प्रमुख इकाई। अब देखिए यहाँ पे आप फिर लिखेंगे वर्णमाला। क्या लिखेंगे? वर्णमाला। सेकंड इसी में वर्णमाला। सबसे पहले वर्ण कितने होते हैं बेटा? वर्ण होते हैं 52। ठीक है, आप ऊपर लिखेंगे वर्ण 52, जिसमें स्वर कितने होते हैं? 11 और व्यंजन कितने होते हैं? 33, यानी इन दोनों का योग मिलाकर हो गए 44। ठीक है, वर्णमाला आप टॉपिक डालेंगे, उसमें सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे वर्ण। वर्ण कितने होते हैं? 52, 52 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33, इनका योग होता है 44। अब 8 वर्ण बचे हुए अन्य वर्ण में आते हैं। जो 8 बचे हुए वर्ण हैं वो किस में आते हैं? अन्य वर्ण में आते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए, फिर हेडिंग डालिए स्वर। देखिए स्वर अ, आ, ई, उ, रे, ए, आई, ओ, आउ। ये क्या है? हमारे स्वर हैं। वे वर्ण जो पूर्ण एवं स्वतंत्र होते हैं, जो पूरे होते हैं और स्वतंत्र होते हैं, एवं जिन्हें बोलने में किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें स्वर कहा जाता है। तो स्वर की परिभाषा क्या हुई? वे वर्ण जो पूर्ण एवं स्वतंत्र होते हैं और जिन्हें बोलने में किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। आप देखिए यहाँ पर आप ऐसे ही लिखते जाइएगा जैसे मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि समझा मैं ऑलरेडी आपको क्लास में, लाइव क्लास में पूरा चुकी हूँ। आप सिर्फ आज राइट करेंगे। इसके बाद देखिए स्वरों के 2 प्रकार होते हैं। स्वर के 2 प्रकार होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर में कौन कौन से आते हैं? अ,
ई, ऊ और रे, ये होते हैं हमारे मूल स्वर। और फिर संधि स्वर। संधि स्वर को है 2 भागों में परिभाषित किया गया है संधि को। पहला दीर्घ और दूसरा संयुक्त। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? समान स्वरों को मिलाया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। समान स्वरों को मिलाया जाता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? असमान स्वरों को मिलाया जाता है, उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। तो देखिए बेटा, अ क्या बन गया? बड़ा। ई क्या बन गया? बड़ी। ऊ और ऊ क्या बन गया? बड़ा ऊ। तो ये समान, यानी कि आ और आप आ बना मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? बड़ा आ बनेगा ये। ठीक है, फिर देखिए, अगर आप छोटी ई प्लस छोटी ई मिलाएंगे तो क्या बन जाएगी? बड़ी। ठीक है, इसके बाद छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या बनेगा? बड़ा ऊ। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, इसके बाद संयुक्त स्वर कौन से होते हैं बेटा? असमान स्वरों का मेल। असमान स्वरों के मेल से जो शब्द बनता है, जैसे आ प्लस ई मिलाएंगे आप तो क्या बनेगा बेटा? ए बनेगा। क्या बनेगा? ए। आ प्लस ए मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? आई। ठीक है, और आ प्लस ऊ मिलाएंगे तो ओ बन जाएगा, और आ प्लस ओ मिला देंगे तो औ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? औ। तो ये क्या है? हमारे संयुक्त स्वर है। ठीक है, अब ऐसे ही राइट करते जाइएगा आप अपनी फेयर कॉपी में। फिर देखिए स्वर्गों का वर्गीकरण। अब स्वर्गों का वर्गीकरण देखिए, पहले आधार पर उच्चारण के आधार पर स्वर्गों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले ह्रस्व स्वर, फिर दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर में कौन से आएंगे? जिन वर्णों को बोलने में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहेंगे, और दीर्घ स्वर जिन्हें बोलने में हमें अधिक समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुत होते हैं त्रमात्रिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ह्रस्व स्वर में कौन कौन से? अ, ई, ऊ और रे। और दीर्घ में आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये हमारे हो जाएंगे दीर्घ स्वर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, आ जाइए व्यंजन। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लास में पढ़ा चुकी हूँ बेटा, इसीलिए मैंने आज आपको सिर्फ लिखने के लिए बोला है। ये आप जैसे मैंने आपको पेज वाइज ये बता रही हूँ वैसे ही आप लिखते चले जाइएगा। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे व्यंजन। ठीक है, क्या हेडिंग डालेंगे? व्यंजन। आपको पता है हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं, 11 स्वर होते हैं, और 8 क्या थे? हमारे अतिरिक्त वर्ण यानी अन्य वर्ण। तो देखिए यहाँ पर वे वर्ण जो अपूर्ण एवं अस्वतंत्र होते हैं एवं जिन्हें बोलने में स्वरों की आवश्यकता होती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। तो किसको व्यंजन किसको कहते हैं बेटा? वे वर्ण जो अपूर्ण एवं अस्वतंत्र होते हैं एवं जिन्हें बोलने में स्वरों की आवश्यकता होती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। नोट देखिए, एक नोट लिख लीजिएगा। व्यंजन का मूल रूप हमेशा ऐसा होता है ना, आधा होता है, इसके साथ लिखा जाता है। ये हमेशा आधा जब भी पूरा होगा, जब इसमें किसी स्वर के साथ ऐसे बोला जाएगा तभी वो व्यंजन कंप्लीट होता है। व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्य व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, अंतस्य व्यंजन की संख्या 4 होती है और ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। इनको मिला के हमारे व्यंजन 33 होते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब पढ़ेंगे हम स्पर्श व्यंजन। आप हेडिंग डालेंगे स्पर्श व्यंजन। ठीक है, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ या हवा किसी विशेष स्थान को स्पर्श करती है। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में, जब हम उच्चारण करते हैं तो जीभ या हवा किसी विशेष स्थान को स्पर्श करती है यानी छूती है, उसको हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं बेटा? देखिए, का वर्ग वाले यानी का, ख, ग, घ, ये होते हैं स्पर्श व्यंजन। एक चा वर्ग वाले च, छ, ज, झ और या। टा वर्ग वाले ट, ठ, ड, ढ, ण। ता वर्ग वाले त, थ, द, ध, न। पा वर्ग वाले प, फ, ब, भ, म। ये क्या है? सारे हमारे
ये हैं हमारे, ये क्या है बेटा, हमारे स्पर्श व्यंजन। ठीक है, ये सारे हमारे स्पर्श, आप लिखेंगे इनको ताकि आपको समझ में आए बाद में भी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए अंतस्य व्यंजन। अब अंतस्य व्यंजन क्या होते हैं बेटा? अंतस्य व्यंजन किन्हें कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा एक बार घूमकर फिर बाहर निकलती है, यानी हवा एक बार घूमकर फिर बाहर निकलती है, उन्हें हम अंतस्य व्यंजन कहते हैं। जैसे कि देखिए इनमें 4 होती है इनकी संख्या, य, र, ल, व। ये क्या है? अंतस्य व्यंजन। ठीक है, ये अंतस्य व्यंजन है। इसके बाद ये तालु से, ये दंत से, ये दंत से और ये दंतोष्ठ से बोले जाते हैं। ठीक है, ये हमारे अंतस्य व्यंजन है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? अब देखिए, जिनको हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? संघर्षी व्यंजन, यानी ऊष्म व्यंजन का एक और नाम है संघर्षी व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा संघर्ष घर्ष करते हुए बाहर निकलती है, परिणाम स्वरूप वायु गर्म हो जाती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है। कौन कौन से? श, स, स और हा। ठीक है, ये हा जो है वो हमारा सघोष महाप्राण, ये आपको अभी नहीं बताया मैंने, ये मैंने क्लास में मैं समझाऊंगी, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो ये भी देखिए तालु, मूर्धा, दंत, कंठ, ये इनसे बोले जाते हैं। तो ये आप नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ इतना लिखना है कि ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है। कौन कौन सी? श, स और हा, ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए संयुक्त व्यंजन किन्हें कहते हैं? संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बताया था, संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। 2 असमान व्यंजनों से बनने वाले नवनिर्मित वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाते हैं या संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे श, ये किससे बनता है? का और सा के मेल से। ठीक है, इसके बाद त्रा किसके मेल से बनता है? ता और रा के मेल से त्रा होता है। इसके बाद य, जा और या के मेल से। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? श्र, ये किससे बनता है? शा और रा के मेल से। ठीक है, तो ये हमारे क्या है बेटा? ये हमारे संयुक्त व्यंजन है, इन्हें आप ऐसे ही राइट करेंगे, ये संयुक्त व्यंजन है। इसके बाद उत्क्षिप्त वर्ण। अब नया वर्ण है एक उत्क्षिप्त वर्ण। किसे कहते हैं? वे वर्ण जो संस्कृत के नहीं है अपितु हिंदी में जिनका विकास हुआ है, वो संस्कृत के नहीं है लेकिन हिंदी में उनका विकास हुआ है, उन्हें उत्क्षिप्त वर्ण कहा जाता है। ठीक है, यानी कि विकसित वर्ण भी कह सकते हैं जिन्हें, है ना। तो देखिए यहाँ पे जैसे ड़, ड और ढ, ये हैं उत्क्षिप्त वर्ण। ठीक है, उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं इन्हें। क्या है बेटा? ये उत्क्षिप्त वर्ण। आप देखिए अयोगवाह, मैंने आपको क्लास में भी बताया था, अयोगवाह, अंग और आहार, ये क्या है हमारे? अयोगवाह। ठीक है, इसे अनुस्वार कहते हैं और इसे विसर्ग कहते हैं। बताया था मैंने आपको, इसको अनुस्वार और इसको विसर्ग। ठीक है, आ गया समझ में? अनुनासिक किसे कहते हैं बेटा? इसे, ये होता है हमारा अनुनासिक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है बेटा? आपकी फेयर कॉपी में आज राइट करना है। ठीक है, अब आइए सेकंड टॉपिक, जो आज हमने शुरुआत की थी लाइव क्लास में। सेकंड टॉपिक क्या था बेटा? सेकंड टॉपिक है हमारा संधि। आप सेकंड टॉपिक डालेंगे और फिर लिखेंगे संधि। ठीक है, सबसे पहले आप राइट करेंगे संधि की परिभाषा। ये सेकंड टॉपिक डालेंगे और संधि लिखेंगे। संधि की परिभाषा क्या है? 2 समीपवर्ती वर्णों के योग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। क्या है परिभाषा? 2 समीपवर्ती वर्णों के योग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि कौन सी होती है? जिसमें स्वर के मेल से स्वर संधि बनती है। व्यंजन और स्वर के मेल से व्यंजन संधि बनती है।
मतलब इसमें व्यंजन व्यंजन का मेल भी हो सकता है, व्यंजन और स्वर का मेल भी हो सकता है, और विसर्ग में भी स्वर और व्यंजन दोनों के मेल से विसर्ग संधि बनती है, लेकिन स्वर स्वर के मेल से ही स्वर्ग संधि बनती है। अब देखिए यहाँ पे विद्या प्लस आरती, ये आ और अ है, इसमें विद्या सबसे बड़ा आ, छोटा, तो क्या हो गया, ये दोनों में स्वर है, यहाँ भी स्वर है और यहाँ भी स्वर है, तो स्वर प्लस स्वर है इन दोनों में, तो कौन सी है, ये स्वर संधि। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए ये का है और ये माँ है, ये दोनों क्या है, व्यंजन है, तो ये कौन सी हो गई, व्यंजन संधि, यानी कि जगदीश हो जाएगा ये, है ना। तो ये आप आगे मैं और आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी, अभी तो आपको सिर्फ क्या करना है, अभी सेकेंड टॉपिक में संधि की परिभाषा लिखना है, और संधि के 3 प्रकार होते हैं वो राइट करेंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, और इसके ये एग्जाम्पल आप राइट करेंगे, ऐसे ही जैसे ही लिखा हुआ है सेम ऐसे ही आपको राइट करना है। इसके बाद आप नोट डाल के लिखेंगे एक कि 2 स्वरों के योग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, यानी कि 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं, स्वर संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। ये 5 प्रकार होते हैं किसके, स्वर संधि के। ठीक है, ये 5 प्रकार भी आप राइट करेंगे, इतना आप अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। यहाँ तक आपको पूरा कंप्लीट करना है, जहाँ से मैंने बताया है आपको वहाँ से आपको यहाँ तक पूरा कंप्लीट करना है आज आपकी फेयर कॉपी में। ओके, थैंक यू एवरीवन।